नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स की मैं बात फर्स्ट पार्ट में किया था, उनमें से 2 का तो डिस्कशन कर चुका हूं। जो अन्य जो हमारे 4 बचे हैं, उनमें से 2 और मुख्य हैं, बाकी 2 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिनमें से दोस्तों मैंने आपसे जो डिस्कशन किया था वो था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑन काउंसिल। ये 2 महत्वपूर्ण निकाय थे अंतरराष्ट्रीय इसके यूनाइटेड नेशन के। और जो तीसरा है वो है अपना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और जो चौथा है वो है अपना इकोसॉक। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करूंगा। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रधान न्यायिक अंग है। अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये 2 देशों के बीच अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उससे संबंधित निर्णय देता है, या मान लीजिए वैश्विक पटल पर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो किसी देश में किसी जनसंहार से संबंधित है, या किसी देश के व्यक्ति को दूसरे देश ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायिक हिरासत में रखा है, या उस पर कोई फांसी जैसी सजा या कोई अन्य सजा देता है, तो अगर जो संबंधित देश है उस नागरिक का वो देश अगर इस मामले को चाहे तो आईसीजे में उठा सकता है। अब हम दोस्तों इसके बारे में ये बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसने कार्य कब से करना प्रारंभ किया। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू था इसके बारे में। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना थी वो थी 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, और जो कार्य करना इसने स्टार्ट किया था वो 1946 में। मुख्यालय था ये पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में स्थित है। हेग को पीस पैलेस भी कहते हैं। प्रशासनिक व्यय की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है, अर्थात जो खर्चा होता है, जो इसके कार्य संचालन में जो भी खर्चा आएगा वो कौन देगा, वो संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। अगर इसके जो आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच, जैसा कि दोस्तों हमने यूनाइटेड नेशन में देखा था कि उसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन जो मुख्यतः कार्यों का संचालन होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच। तो यही बात यहाँ पर आईसीजे में भी सेम है कि जो आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर कार्यकाल की बात करूं तो जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों आईसीजे में जो जजों की कुल संख्या होती है वो 15 साल की होती है, और ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और किसके द्वारा ये जो निर्वाचन होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा। आईसीजे में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में बहुमत प्राप्त करना होता है। आईसीजे में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो आधार होता है वो उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होता है, ना कि राष्ट्रीयता के आधार पर। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई आईसीजे में न्यायाधीश की नियुक्त करता है तो कोई भी राष्ट्र, तो उस देश का जो नागरिक होगा वो ये बात देखेगा कि उस व्यक्ति में नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जो समझ है, ये सब बातें इन सब बातों पे वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि वो उस देश का या संबंधित देश का वो व्यक्ति नागरिक है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। जो आईसीजे है यहाँ पर अगर कोई ये देश चाहे कि मेरे यहाँ से या मेरे देश के 2 नागरिक आईसीजे में न्यायाधीश के पद पर हों, तो ऐसा संभव नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल में नहीं है। अगर आईसीजे में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, और जो अन्य भारतीय न्यायाधीश थे वो इस प्रकार हैं: बीएन राव, आरएस पाठक, दलवीर भंडारी, और जो सेकंड टर्म था इनका 2018 से 2027 तक का। आईसीजे में किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय जरूरी होता है। जो गण पूर्ति होती है वो 9 न्यायाधीशों की होती है। आईसीजे के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है
कई बार किसी एग्जाम में आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि आईसीजे के निर्णय बाध्यकारी होते हैं और 3-4 स्टेटमेंट और दे देगा और वो इसमें से पूछ लेगा कौन सा सही है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि आईसीजे के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो अपना यूनाइटेड नेशन है उनमें से सिर्फ एक ऐसा निकाय है जिसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। वो कौन है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑन काउंसिल। जो आईसीजे के निर्णय है ये निर्देशात्मक होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके 193 सदस्य देश हैं, इसमें न्यायालय से न्याय पाने का तो अधिकार रखते हैं और जो देश इसके मेंबर नहीं है अर्थात जिनको यूनाइटेड नेशन की सदस्यता नहीं प्राप्त है वो भी आईसीजे में किसी मामले को उठा सकते हैं। अर्थात वो देश जो यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं वो यहां से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन वो भी राष्ट्र न्याय पाने का अधिकार रखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो न्यायालय द्वारा सभापति, उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। तो जो अपना आईसीजे के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं और जो रजिस्ट्रार है इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है न्यायालय करता है। आईसीजे में मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई मामला आया, वहां पर जो भी निर्णय होगा वो जो न्यायाधीश होंगे उन न्यायाधीशों में बहुमत के आधार पर होगा और जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है वो सभापति को होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि आईसीजे में मामलों पर जो निर्णय होता है वो न्यायाधीशों के बहुमत से होता है और इसमें ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लेगा कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? उपसभापति को होता है, सभापति को होता है या रजिस्ट्रार को होता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सभापति को होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, जब किसी दो राष्ट्रों के बीच का विवाद आईसीजे के सामने आता है तो संबंधित देश के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। मतलब ये कि जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद हुआ, इस विवाद को अगर ये आईसीजे में लेके जाते हैं तो वहां पर चाहे भारत हो या पाकिस्तान, इनमें से किसी भी राष्ट्र को अपना तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है उनके लिए। अगर न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम है लेकिन सर्वमान्य नहीं है, अर्थात ये है कि जो आईसीजे है किसी भी देश को अपना निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके निर्णय पर अपील नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार हो सकता है। आईसीजे के निर्णयों को लागू करवाने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑन काउंसिल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑन काउंसिल के जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर करंट की देखूं तो दो मामले हैं जो वर्तमान में आईसीजे ने हाल ही में इन मामलों पर विचार किया। वो है भारत के संदर्भ में और म्यांमार के संदर्भ में। भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करता हूं तो वो है कुलभूषण जाधव का मामला, और म्यांमार के संदर्भ में बात करूं दोस्तों तो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके जनसंहार से संबंधित है। इन मामलों पर आईसीजे ने अपना निर्णय दिया है। अगर दोस्तों मैं इसके निर्णय पर बात करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट मैं थोड़ा सा हल्का इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि भारत के संदर्भ में अगर बात करूं तो ये जो मामला था ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। इसमें क्या था कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया और इन्होंने गिरफ्तार करने के बाद ये कहा कि जो कुलभूषण जाधव हैं पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर फांसी की, वहां की जो न्यायालय है फांसी की सजा दी। लेकिन भारत ने आईसीजे में भारत गया और वहां पर जो निर्णय आया वो पाकिस्तान के खिलाफ गया और आईसीजे ने कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी ना दे और काउंसलर एक्सेस भी दे। काउंसलर एक्सेस का तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए किसी देश के नागरिक को गिरफ्तार किया और उस देश के जो दूतावास के जो अधिकारी हैं उन तक मतलब उनको बातचीत करने का अधिकार प्रदान करे जो संबंधित देश का नागरिक है जिसे उस देश ने गिरफ्तार किया है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे,
वो है हमारा इकोसॉक। अगर मैं इकोसॉक की बात करूं तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इसमें इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो जो फोर्थ ऑर्गन है, ये फोर्थ ऑर्गन है अपना इकोसॉक। अगर इसकी स्थापना की मैं बात करता हूं, वो है इसकी स्थापना 1945 में, और जो सदस्य हैं वो 54 है। कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है। पदमुक्त अगर मैं देखूं तो सदस्य जो होंगे प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। हर वर्ष इनका जो टर्म होता है वो पदमुक्त होता है। और अगर सदस्यों का चुनाव की मैं बात करूं तो 3 साल के लिए होता है, और जो सीटों का आवंटन होता है वो भौगोलिक आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो इकोसॉक के अध्यक्ष होते हैं वो, इनका कार्यकाल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। इकोसॉक के जो अध्यक्ष हैं वो मुनीर अकरम हैं। मुनीर अकरम कहां से संबंध रखते हैं? यूएसए से। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो इकोसॉक के अध्यक्ष कौन है और ये किस देश से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मुनीर अकरम किस देश से संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उनमें से आपको यूएसए लगाना है। कार्यकाल की मैं बात करूं 1 वर्ष होता है, और इसके कार्य की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम में सहायता देना। निर्णय की अगर मैं बात करूं, उपस्थित एवं मतदान में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं इनके साधारण बहुमत के द्वारा, अर्थात इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे पर इकोसॉक की बैठक होती है, तो वहां पर जो इस संगठन या निकाय के जो सदस्य हैं, वहां पर जो भी निर्णय होगा उस साधारण बहुमत से होगा। नोट की अगर मैं बात करूं, किसी विशेष देश के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है तो उस देश के प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों ये हमारा टॉपिक एंड होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन का 5th ऑर्गन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसकी स्थापना दोस्तों जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है 1945 में हुई है। मुख्यालय जो है ये इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में है। और जो ये संगठन है यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऐसा संगठन है जो 1999 से निष्क्रिय है, और इसका जो उद्देश्य है उन देशों की सुरक्षा और प्रशासन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करना, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। दोस्तों आज का हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।